नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 8 को, जिसका नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इस अध्याय को हम प्रश्न, उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकृति में जल मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो प्रकृति में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। बर्फ जल की ठोस अवस्था है, जबकि भाप या जलवाष्प इसकी गैसीय अवस्था है। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में मिल सकता है। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया हर तापमान पर होती है, लेकिन गर्म करने पर तेज हो जाती है। गीले कपड़ों का सूखना वाष्पीकरण का सबसे सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल वाष्प का पुनः द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो जल वाष्प का पुनः द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठंडी सतह के संपर्क में आने पर जल वाष्प नन्ही बूंदों में बदल जाते हैं। गिलास के बाहर जमा पानी की बूंदें हवा में मौजूद वाष्प के संघनन के कारण ही होती हैं। अगला प्रश्न है, जल का बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? तो जल का बर्फ में बदलना हिमीकरण कहलाता है। शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ में बदलना शुरू होता है। फ्रिज के फ्रीजर में जल इसी प्रक्रिया से बर्फ में बदलता है। अगला प्रश्न है, वर्षा, ओले और हिमपात को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो वर्षा, ओले और हिमपात को सामूहिक रूप से वर्षण कहते हैं। जब बादलों की बूंदें भारी हो जाती हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हैं। बादलों का तापमान बहुत कम होने पर जल की बूंदें बर्फ के रूप में गिरती हैं। प्रश्न है, जल चक्र क्या है? तो जल चक्र जल का निरंतर संचलन है। इसमें महासागरों का जल वाष्प बनकर आकाश में जाता है और वर्षा के रूप में वापस आता है। यह पृथ्वी पर ताजे पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्रश्न है, पौधों द्वारा जल छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों द्वारा जल छोड़ने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे अपनी पत्तियों के नन्हे छिद्रों से अतिरिक्त जल को बाहर निकालते रहते हैं। यह प्रक्रिया बादलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? तो बादल संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं। ऊपर जाने पर हवा ठंडी होती है और जल वाष्प धूल के कणों पर चिपककर नन्ही बूंदें बनाती है। इन असंख्य बूंदों के समूह को ही हम बादल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार हिमनद और ध्रुवीय बर्फ है। पीने योग्य पानी कुल जल का बहुत ही छोटा हिस्सा है, लगभग 2.7%। पृथ्वी का अधिकांश जल खारा है, जो कि समुद्रों में पाया जाता है। प्रश्न है, ओस क्या है? तो ओस संघनित जलवाष्प है। सर्दियों की रात में ठंडी सतहों पर हवा की नमी जम जाती है। यह सुबह घास और पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम ओस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ जल पर क्यों तैरती है? तो बर्फ जल पर कम घनत्व होने के कारण तैरती है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जिससे बर्फ हल्की हो जाती है। इसी गुण के कारण ठंडे देशों में जमी हुई झीलों के नीचे मछलियां आसानी से जीवित रहती हैं। प्रश्न है, वर्षा जल संचयन क्या है? तो वर्षा जल को इकट्ठे करने की प्रक्रिया वर्षा जल संचयन कहलाती है। यह गिरते हुए वर्षा जल को गड्ढों या टैंकों में रोककर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य करती है। छत का पानी धरती के नीचे इसका एक प्रमुख नारा है। अगला प्रश्न है, अकाल की स्थिति कब पैदा होती है? तो अकाल की स्थिति लंबे समय तक वर्षा न होने पर होती है। इससे जलाशय सूख जाते हैं और मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। अकाल से फसलों की बर्बादी और पानी की भारी किल्लत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ आने का मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा। जब नदियां अपने किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगती हैं तो बाढ़ आती है। यह जीवन, संपत्ति और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, भूजल क्या है? तो भूजल जमीन के नीचे जमा पानी है। वर्षा का पानी रिसकर मिट्टी और चट्टानों के नीचे जमा हो जाता है, जिसे भूजल कहा जाता है। इसे कुओं और हैंडपंपों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहरा क्या है? तो कोहरा धरातल के पास बने बादल होते हैं। जब जमीन के पास की हवा बहुत ठंडी हो जाती है तो नमी वहीं संघनित हो जाती है। इसमें दृश्यता बहुत कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्या ठोस सीधे गैस में बदल सकता है? तो हाँ, ठोस सीधे गैस में बदल सकता है, जिसे ध्रुवपातन कहा जाता है।
कपूर और नेपथलीन की गोलियां इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। बहुत कम तापमान और शुष्क परिस्थितियों में बर्फ भी बिना पिघले सीधे भाप में बदल सकती है। अगला प्रश्न है, महासागरों का जल खारा क्यों होता है? तो महासागरों का जल घुले हुए लवणों के कारण खारा होता है। नदियां अपने साथ चट्टानों के लवण बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। वाष्पीकरण से पानी उड़ जाता है, लेकिन नमक वहीं जमा रह जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीले बालों पर फूंक मारने से वे जल्दी क्यों सूख जाते हैं? तो गीले बालों पर फूंक मारने से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है, जिससे वो जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से पानी के कण तेजी से वाष्प में बदलते हैं। फूंक मारने से शीतलन प्रभाव भी महसूस होता है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण की सबसे सरल विधि क्या है? तो जल संरक्षण की सबसे सरल विधि है पानी के दुरुपयोग को रोकना। ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए और टपकते नलों की मरम्मत करवानी चाहिए। उपयोग किए जाने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें पौधों में डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओले कैसे बनते हैं? तो ओले बूंदों के बार बार जमने से बनते हैं। जब हवा की तेज लहरें बूंदों को बार बार ऊपर ठंडे क्षेत्र में ले जाती है तो वे बर्फ की परतों में बदल जाते हैं, जिन्हें हम ओले कहते हैं। भारी होने पर ये पत्थर की तरह नीचे गिरते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हमारे शरीर में जल का क्या महत्व है? तो हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण और पोषण परिवहन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पसीने के माध्यम से जल हमारे शरीर को ठंडा रखता है। यह रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों को भी शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 8, जिसको हमने प्रश्न, उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु और डायग्राम के माध्यम से समझाया। ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी को इसी प्रकार समझें। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।